नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल के प्रमुख प्रेमाश्रयी शाखा के और सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में और उनकी रचना पद्मावत के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं लिखित परीक्षा के हिंदी के, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी जो रचना पद्मावत है वह भी हिंदी साहित्य में अमर कृति है। इसलिए इस पर प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो प्रश्न को ज़रूर हल करना। आप चाहते हो कि हिंदी की लिखित परीक्षा पास करना, तो आप इनके प्रश्नों को ज़रूर हल करें। हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रेमाश्रयी शाखा के अधिकांश कवि सूफी हैं। सारे कवि सूफी नहीं हैं, अधिकांश कवि सूफी हैं। इस काव्य धारा में हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के कवि आते हैं। इस धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो हम जैसी जी के बारे में अध्ययन करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न इनके काव्य सौंदर्य पर, साहित्यिक परिचय और किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, या इनका बोल देगा कि जीवन परिचय देते हुए इनकी रचना पद्मावत के बारे में विचार कीजिए। कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो हम देखते हैं। भक्तिकालीन प्रेमाख्यानक कवि के प्रमुख कवि जैसी हैं। भक्तिकाल के जो प्रेमाख्यान या प्रेमाश्रयी शाखा काव्य के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। पहले समय के जो कवि रहते थे वो लोग अपनी जन्म के बारे में उतना अपना परिचय नहीं देते थे। बस उनका तो उद्देश्य था कि रचनाएं लिखना भी उद्देश्य नहीं था, उनका तो भक्ति करना उद्देश्य था। लेकिन जो ये पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी, इनका तो उद्देश्य था, इन्होंने उद्देश्य पूर्वक लिखा है पद्मावत को, और उनका उद्देश्य यह था कि समाज के लोग हमें याद करें। लेकिन फिर भी उस समय के कवि जो थे वो लोग अपने बारे में नहीं लिखते थे, अपना परिचय नहीं देते थे। इसीलिए इनके जो जन्म के संबंध में है विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वान इनके जन्म को अनेक मानते हैं। अंतः साक्ष्य के आधार पर जैसी का जन्म सन 1945 माना गया है। रायबरेली में जायस नगर में इनका जन्म हुआ। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही इन्हें जैसी नाम से जाना जाने लगा। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण एक फरीदी और साधु संगति में रहने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जैसी का विवाह हुआ था, उन्हें पुत्र भी थे, किंतु वे किसी दुर्घटना में मर गए। अंतः साक्ष्य के आधार पर जैसी देखने में कुरूप थे। यह जगत प्रसिद्ध है कि जो जैसी हैं वे कुरूप थे। वे एक आँख तथा काना थे। एक आँख उनके पास थी तथा वे कान से रहित थे। उनके पास एक आँख नहीं थी। एक बार शेरशाह ने उनकी कुरूपता का उपहास उड़ाया। वे देखने में अच्छे नहीं थे, तो जब शेरशाह के दरबार में गए तो शेरशाह ने उनके जो रूप रंग है उसको लेकर के उनका उपहास मजाक उड़ाया। तो उन्होंने, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध उक्तियां हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मोहिका हंसे ही कि कोह रही। मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा कि मोहिका हंसे ही कि कोह रही, यह तय नहीं रहेगा, कोह रहे। उन्होंने कहा कि मुझ पर हंस रहे हो या जिस कुम्हार ने मुझे बनाया है उस पर हंस रहे हो। शेरशाह लज्जित हुए और उनका अत्यधिक सम्मान किया। इन्हीं काल में इनके
कई शिष्य बन गए जो कि पद्मावत के पद्य गा गा कर भिक्षाटन करते थे। इसी काल में ही उनके कई शिष्य बन गए जो पद्मावत के पदों को गा गा कर वे भिक्षा मांगते थे। एक दिन ऐसा ही एक व्यक्ति अमेठी में नागमती का विरह मासा गाता फिर रहा था। वो यह गा रहा था कि कवन जो बिगसा मान सिर बिनजुल गायो सुखाए सुख बोली पुनि पलुही जो प्यू सींचे आए। इनके शिष्य इनकी पद्मावत की रचनाएं घूम घूम कर गाते हुए भिक्षा मांगते थे। जायसी की रचनाओं के संदर्भ में विद्वानों द्वारा लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वान इनकी अनेक रचनाएं बताते हैं। बहुत से विद्वान बताते हैं कि इनकी 21 रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य रचनाओं में चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत, मुराईनामा, मुकहरानामा, पौस्तीनामा, शुरवानामा, नैनावत, कहरनामा, मिखरावटनामा, धनावत, सोरठ, परमार्थ जपनी और स्फुट छंद आदि उल्लेख किया जाता है। अनेक विद्वान अनेक रचनाओं को मानते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इनकी 4-5 रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, ऐसे करके इनकी 4-5 रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध इनकी पद्मावत रचना है। उनकी पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को लौकिक प्रेम कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। अखरावट में वर्णमाला, यहाँ पर हम जायसी के जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय के बारे में देंगे। अगर जो साहित्यिक परिचय पूछ लेगा तो उनकी रचनाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। साथ ही ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए हैं। आखिरी कलाम में कयामत के वर्णन के साथ जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधि के पूर्वीपन को अपनाया है। जायसी की भाषा प्रसाद और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। जायसी ने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग कर अवधी भाषा में सफल प्रयोग किया है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक, विभावना, संदेह, अनुप्रास, निदर्शना आदि का सफल प्रयोग किया है। अनेक चौपाई में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया है और अलंकारों में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। निसंदेह जायसी का साहित्य में विशेष स्थान है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में इसे आप हाईलाइट कर लेंगे। जायसी एक महान कवि हैं। उनमें कवि के सहज गुण विद्यमान हैं। उसने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर को महानता दी। उस पीर को अपनी शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया। वह अमर कवि हैं। तो यह गुलाब राय का कथन है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। जो आलोचकों के कथन हैं वह अपने उत्तर में आपको ज़रूर लिखना है। कोटेशन तो ज़रूर लिखना है अगर जो अच्छे नंबर पाने हैं। आगे मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के बारे में शुक्ल जी के क्या मत हैं, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। जो मसनवी शैली होती है उसमें उसकी यह परंपरा है कि जो उस समय का राजा रहता है उस राजा की पहले प्रशंसा की जाती है ग्रंथ के आरंभ में ही, फिर उसके बाद ईश्वर की प्रशंसा की जाती है। तो पद्मावत में उस समय शेर शाह वहाँ राजा था, तो पद्मावत में शेर शाह की प्रशंसा की गई है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कि अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है
कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रिय की पीर से भरा हुआ है। यह शुक्ल जी का कथन है जैसी के बारे में। क्या लोक पक्ष क्या अध्यात्म पक्ष, दोनों ओर उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। किसकी? पद्मावत की। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कबीर ने परोक्ष सत्ता की एकता को वर्णन किया है, लेकिन जायसी ने प्रत्यक्ष जीवन, जो आम इंसान के जीवन में घटनाएं घटती हैं, जो दृश्य सामने आते हैं, जो मनोभाव होते हैं, जायसी ने उसको पूरी तरह से बताया है अपने पद्मावत में। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ग्रंथ। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, वही नायक नायिका उन्होंने अपने पद्मावत की कहानी के लिए लिया है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। प्रश्न पूछता है पद्मावत के बारे में, तो इसका पूर्वार्ध कल्पित है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वह उसका आधार ऐतिहासिक है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथा से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। पद्मावत की जो रचना है वह संस्कृत के प्रबंध काव्य हैं, जो सर्गों में रहते हैं, उस पद्धति पर नहीं है। फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। यहाँ पर जायसी के बारे में और उनके ग्रंथ पद्मावत के बारे में शुक्ल जी अपने विचार व्यक्त किए हैं। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों या अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने अपने पद्मावत में 7 चौपाइयों का क्रम रखा। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आया है। अब देखते हैं कि मसनवी शैली क्या है। यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है, मसनवी शैली। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति, नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। अगर जो मसनवी शैली पर आपको विस्तृत उत्तर में प्रश्न आता है, तो आप ये सब हेडिंग डाल के अपने उत्तर को बढ़ा सकते हैं कि मसनवी शैली किसे कहते हैं। इसमें रचना के आरंभ में पहले ईश्वर की स्तुति की जाती है, उसके बाद जो समकालीन राजा होता है उसकी प्रशंसा, उसका उल्लेख या उसकी भी स्तुति की जाती है। पूरे छंद में एक ही रचना होती है, रचना सर्ग में विभक्त नहीं होती है और
प्रेम की फारसी पद्धति में नायक के पक्ष में विरह अधिक होता है, क्योंकि नायक नायिका को पाने के लिए जो अपना संघर्ष करता है उसी का चित्रण होता है। इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। अब कड़वकबद्ध परंपरा क्या है, इसको देखते हैं। 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का धत्ता है, यहाँ धत्ता रहेगा। धत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आएगा तो उसे कड़वकबद्ध शैली कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्य से नहीं है। जो कड़वकबद्ध है यह फारसी काव्य से नहीं है, बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। अब हम पद्मावत के बारे में प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद जायसी के नागमती वियोग वर्णन पर प्रश्न जरूर आता है। इनकी पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण अंश माना जाता है नागमती वियोग वर्णन, तो उस पर प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो इसीलिए पद्मावत के बाद पद्मावत का अध्ययन करने के साथ साथ हम जायसी के नागमती वियोग वर्णन के बारे में देखेंगे। पहले पद्मावत को देखते हैं। इसकी रचना 520 ईस्वी में हुई है और हिजरी 927 हिजरी में। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है। जायसी जी ने खुद लिखा है कि सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसी अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड हैं। उत्प्रेक्षालंकार की प्रधानता है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती काव्यों का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। ग्रंथ के आरंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई है, जो कि मसनवी शैली के अनुसार है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु, चारों खंड तपय जस भानु। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद आराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद है। विजय देव नारायण शाही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यह बहुत बार प्रश्न आया भी है, तो इनके कथन को जरूर कोड कर देना। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी या ट्रेजेडी कहा है। जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं वह हर पात्र एक प्रतीक के रूप में है, इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। अब देखते हैं कौन किसका प्रतीक है। राजा रतन सेन मन या आत्मा या साधक का प्रतीक है। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये सारे पात्र प्रतीक के रूप में हैं और इनका यह अर्थ है। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक है, दूसरा भाग इतिहास कल्पना का मिश्रण है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। वीरा वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। शुक्ल जी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। आखिरी कलाम
सन 1528 हिजरी 936 बाबर के समय में लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा हुई है। पद्मावत में शेरशाह की प्रशंसा हुई है और आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा हुई है। जायसी शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है। जायसी ग्रंथावली में शुक्ल जी ने पद्मावत के बारे में लिखा है। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम महाकाव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भाव की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने उत्तर में आप जरूर ऐड करना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर किसी कवि ने नहीं किया है। कुछ शब्द ऐसे हैं। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। यह शुक्ल जी का जायसी ग्रंथावली के संबंध में, जायसी ग्रंथावली रचना में उन्होंने यह कथन लिखा है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। यह रहा पद्मावत के बारे में। अब हम जायसी के विरह वर्णन के बारे में देखेंगे। जायसी जो पद्मावत है उसमें सबका बहुत से पात्रों का विरह वर्णन दिखाया है जायसी ने। पद्मावती का रतन सेन के प्रति विरह वर्णन, नागमती का रतन सेन के और रतन सेन का पद्मावती के विरह वर्णन अनेक वर्णन किए हैं, लेकिन जो नागमती का वियोग वर्णन है वह हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी वस्तुतः प्रेम के पीर के कवि हैं। उनका विरह वर्णन अद्वितीय है। जायसी को यह भी सम्मान प्राप्त है कि वे सूफी काव्यधारा के मूर्धन्य कवि हैं। उनके हृदय से प्रेम की पीर और विरह वेदना का स्वर मुखर होकर काव्य में मूर्त रूप में हमारे सम्मुख विद्यमान है। उनके अनेक विद्वानों का मानना है कि जायसी विरह गीत जितनी मर्मस्पर्शी बाणी में गा सकें उतने कोई भी कवि नहीं गा पाए हैं। पद्मावत कवि की अत्यंत मार्मिक कृति है। इसमें कवि ने 6 स्थलों पर राजा रतन सेन की विरह व्यथा का अलौकिक वर्णन किया है। पद्मावत मूलतः एक विरह भावना को अभिव्यक्त करने वाला काव्य है। कवि ने इसमें रतन सेन, पद्मावती, नागमती और अलाउद्दीन की विरह व्यवस्था को सुचारू रूप से अंकित किया है, लेकिन इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वह नागमती वियोग वर्णन रहेगा। आप नागमती वियोग वर्णन के मैं जो उत्तर आपको बता रही हूँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो नागमती इंटर में है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। नागमती वियोग वर्णन है, उसकी काव्य पंक्तियाँ लेके और इसमें अपने उत्तर में आप कोड करेंगे। और एक बात और, जो एमए और बीए की जो कोर्स हैं हिंदी के, जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और हर जगह से और अपना एक अच्छा उत्तर बनाइए। आप हमारा अगर जो वीडियो देखते हैं तो इसके जो आपको लगे मुख्य जो कथन है उसको आप लिखिए। दो जगह से सामग्री जुटाइए, एक अपना अच्छा उत्तर तैयार करिए। तो एमए बीए की जो हिंदी की है उसको पढ़ करके और इस वीडियो को देख करके आप एक अपना उत्तर तैयार करिए। मैं बताती हूँ कि 100% आप परीक्षा पास जरूर करेंगे, क्योंकि आपका उत्तर सबसे हटकर होना चाहिए। आप अपने से अगर जो उत्तर तैयार करेंगे तो वो आपका अपना रहेगा। और उत्तर तैयार करते समय एक बात और ध्यान देना, उसमें आलोचकों के कथन और काव्य पंक्तियाँ आपके उत्तर में जरूर होनी चाहिए। परीक्षा पास करने का ये एक आपका सटीक रणनीति है। उत्तर लिखने का सही तरीका है कि उसमें
जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो होनी चाहिए, आलोचकों की कथन होने चाहिए, और जो चीज़ें आप लिखें वह आपका प्रमाणिक होना चाहिए। अब देखते हैं नागमती विरह व्यथा का वर्णन। पद्मावत महाकाव्य में नागमती का विरह वर्णन 3 स्थलों पर किया गया है। नागमती वियोग खंड, नागमती संदेश खंड, पद्मावती नागमती विलाप खंड में विरह वेदना का वर्णन अतीव हृदय द्रावक है। संभवतः ऐसा हृदय विदारक वर्णन साहित्य में नहीं मिलता है। पद्मावत में यद्यपि अनेक पात्रों का विभिन्न स्थलों पर मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है, परंतु सबसे अधिक नागमती का वियोग वर्णन पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि ऐसा मार्मिक वर्णन और कहीं नहीं मिलता है। जायसी के विरह वर्णन की क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण उन्हें विरह वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है? निम्नलिखित बिंदु को उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने में हम प्रयोग करेंगे। सॉरी। अब पॉइंट डाल के आप हेडिंग डाल के नागमती वियोग वर्णन के बारे में लिखेंगे। विरह की व्यापकता। पद्मावत में विरह की व्यापकता अतिशयोक्ति रूप में दिखाई गई है। माने इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है विरह का कि कभी कभी वह कहीं कहीं कवि की अतिशय कल्पना ने कथानक को अविश्वसनीय बना दिया है। विरह की आग में संपूर्ण सृष्टि जल उठती है। सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इस आग में न जल उठा। न केवल मानव बल्कि पशु पक्षी, सूर्य, आकाश, पाताल, स्वर्ग एवं ब्रह्मांड सभी नागमती के विरहाग्नि में जलते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ हैं। विरह की आग सूर जरि कांपा, रात दिवस जरे ओह तापा। खिनय सरग खिन जाय पतारा, थिर न रहे यही आगि अपारा। आगे है रुदन से परिपूर्ण महाकाव्य। पद्मावत में सर्वत्र रुदन की अतिव्याप्ति पाठकों को उद्वेलित करने वाली है। इस प्रबंध काव्य के सभी पुरुष पात्र विरह में अत्यधिक आंसू बहाते हुए चित्रित किए गए हैं। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती को एक आम स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। वह वन में भटक भटक कर अपने पति को खोजती हुई रो रही है। नागमती अपने पति के वियोग में इतना व्याकुल है कि वह रोते हुए घूम रही है और जंगलों में भटक रही है, पशु पक्षियों से पूछ रही है। फिर रोई, कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। वह वन में भटक रही है और रो रही है। आगे है अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन से प्रबंध काव्य की गरिमा में कमी महसूस होती है। कहीं तो पर्वतों के शिखर आंसुओं में डूब जाते हैं, तो कहीं समुद्र अपनी मर्यादा भूल जाता है। पदिक पदारथ कर हुत खोबा, टूटहि रतन रतन तस रोबा। गगन मेघ जस बरसै भला, पुहुम पूर सलिल बही चला। शायर टूट गिरा शिखर गा पाटा, सूझ न बार पार कहूँ घाटा। जायसी के विरह वर्णन की यह प्रधानता है कि उन्होंने नागमती को एक आम स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, और दूसरे जो प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति है, वह भी नागमती के विरह में व्याकुल है। नागमती का साथ देती है प्रकृति भी। नागमती अपने पति रतन सेन के लिए जो संदेशा है वह पक्षियों के माध्यम से वह संदेशा भिजवाती है।
विरह ताप की व्यापकता। पद्मावत में विरह की तीव्रता के साथ साथ विरह ताप की अतिशयता का भी वर्णन किया है। अन्य प्राणियों के अतिरिक्त नागमती भी विरह की आग में जलने लगती है। सृष्टि के अन्य पदार्थ भी जलते दिखाई देते हैं। पीयूषो कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम ही लाग। इतना उसका विरह व्यापक है। वह कौवे और भौरे से अपना संदेशा भेजती है कि मेरा यह संदेशा मेरे पति से जाकर कह देना कि जो तुम्हारी पत्नी है वह तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर जल कर मर गई हैं और उसी का धुआं हमें लगा है, इसीलिए हम लोग इतने काले हो गए हैं। आगे है विरह का हृदय विदारक चित्रण। जायसी ने न केवल विरह ताप का उल्लेख किया है अपितु विरही जनों की वेदना तथा दर्द का भी हृदय विदारक वर्णन किया है। इसी तरह नागमती का वियोग वर्णन भी अत्यंत हृदय विदारक एवं करुणाजनक है। विरह बाण तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। सूखई हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तज शिव नारी। खन एक आव और एक ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जायसी के नागमती वियोग वर्णन का 12 मासा वर्णन के आधार पर वर्णन कीजिए। तो इसमें जितने भी महीने हैं, आप अगर जो इंटर का नागमती वियोग वर्णन देखेंगे तो उसमें हर महीने का उसमें दिया है। जैसे आषाढ़ से शुरू होता है तो उसकी पहली पंक्तियां ही यही है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गांजा, नाथ बिन को मोर मंदर छावा। मघा ऐसे है कि मघा नक्षत्र में भी बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर मोर दुई नयन चुए असजोरी, ऐसे करके है। तो उन्होंने नागमती का 12 महीने का वर्णन जायसी ने किया है। प्रकृति के संबंध से संवेदनशीलता का सुंदर चित्रण। पद्मावत में विरह व्यथित पात्रों के साथ साथ प्रकृति को भी सहानुभूति व्यक्त करते हुए चित्रित किया गया है। पशु पक्षी पेड़ पौधे लताएं आदि सारी प्रकृति विरही जनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देती हैं। विरह का घनत्व इतना है कि पक्षी भी विरह की अग्नि में जलने लगते हैं और वृक्ष पत्ते छोड़ने लगते हैं। जय पंखी के नियर होई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी, तरिवर होई निपात। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। तो प्रकृति भी इसके साथ है, नागमती के साथ प्रकृति भी उसके प्रति अपना संवेदन दिखाती है, संवेदन का भाव व्यक्त करती है। जायसी ने पद्मावत में नागमती को एक साधारण नारी के रूप में प्रस्तुत किया है और वह अपना संदेशा पशु पक्षियों के माध्यम से भिजवा रही है। पीयूषो कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम ही लाग। यह काव्य पंक्तियां हैं। निसहाय विरही की दयनीय स्थिति का वर्णन पद्मावत में जायसी द्वारा विरही व्यक्ति की दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। पद्मावत में नागमती की भी यही स्थिति है। प्रियतम के ठुकराने के बाद वह किसका सहारा ले सकती है? उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरी स्त्री को पाने के लिए चला गया है। आवा पौन बिछोड़ कर पात परा बेकरार, तरिवर तजेज चूर के लागे केही की बार। विरह के प्रभाव का नायक नायिका आदि पर प्रभाव जायसी ने पद्मावत में विरही
यहाँ आपकी हेडिंग रहेगी कि विरह के प्रभाव का नायक नायिका आदि पर प्रभाव। जायसी ने पद्मावत में विरही की पीड़ा का व्यापक तथा मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रयास में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से मार्मिक अभिव्यक्ति में शिथिलता आई है। फारसी से प्रभावित होने के कारण कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता हुआ कहता है कि नागमती वियोग की आग में जलकर कोयला हो गई है। मांस भी उसके शरीर पर नहीं रहा, उसके शरीर में रक्त की एक बूंद शेष नहीं है। नागमती का शरीर गलकर क्षीण हो गया है। उधर पद्मावती राजा रतन सेन के वियोग में डूबकर रस्सी के समान पतली हो गई है। दई कोयला भई कंत सनेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा। नागमती इतना अपने पति के प्रेम वियोग में इतना व्याकुल है कि उसकी शरीर में एक तोला मांस भी नहीं बचा है। रक्त न रहा विरह तन गरा, रति रति होय नैन करा। विरह वर्णन में 30 त्योहारों का मिश्रण बिहारी ने बड़ी कुशलता से विरही व्यथा को स्वाभाविकता प्रदान करने के परंपरागत 30 त्योहारों का आश्रय लिया है। नागमती अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि निष्ठुर प्रियतम, अब तो घर लौटाओ, सारा संसार दिवाली का पर्व मना रहा है, जबकि मैं तुम्हारे बिना व्याकुल हूँ। अबौ निठुर आए यही बारा, परब दीवारी होय संसारा। तथा सखी झूमक होय गावे अंग मोरी, हौ झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। वह कह रही है कि सब सखियां झूम झूम के गा रही हैं और मेरी जो जोड़ी है वह बिछड़ गई है। जनसाधारण का विरह वर्णन। पद्मावत के छोटे बड़े सभी पात्र जनसाधारण की तरह विरह व्यथित दिखाई देते हैं। यह हेडिंग रहेगी आपकी, जनसाधारण का विरह वर्णन। पद्मावत के छोटे बड़े सभी पात्र जनसाधारण की तरह विरह व्यथित दिखाई देते हैं। इनमें राजा रानी दास दासियां एक समान प्रभावित हैं। नागमती का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, नाथ गुन कौन मुँह मंदिर छावा। तथा कोरे कहाँ काठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनि छाजा। इसमें आम स्त्री के रूप में उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का वर्णन किया है। सात्विक प्रेम की प्रधानता। पद्मावत में विरह निरूपण में भोग विलास की प्रधानता नहीं है, अपितु सात्विकता की प्रधानता है, शुद्ध है। पद्मावत में सारे पात्र वियोग की आग में जलकर पावन, विनम्र तथा सात्विक बन चुके हैं। उनके मन में गर्व अहंकार की जगह नहीं है, न ही विषय भोगों के प्रति उनके मन में कोई रुचि है। इसीलिए तो जायसी हिंदी साहित्य में अपने विरह वर्णन के लिए अमर हो गए, क्योंकि उनके जायसी के विरह वर्णन में कहीं भी आपको भोग विलास की चीज़ें और निर्लज्जता से प्रेम के लिए व्याकुल होना या और किसी के लिए अहंकार के लिए उसमें जगह नहीं है। जिस प्रकार आग में तपकर सोना शुद्ध बन जाता है, उसी प्रकार नागमती के रजोगुण तथा तमोगुण विरह की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं तथा उसमें केवल सतोगुण ही प्रबल रह जाता है। नागमती का कथन द्रष्टव्य है। मोहि भोग सुख काज नवारी, सौं दीठ की चाहन हारी। नागमती अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है। वह पवन को भी कहती है कि इस राख को चारों ओर उड़ाकर बिखेर दो, ताकि उस रास्ते पर जा गिरे जहाँ उसका प्रियतम पैर रख कर निकलेगा तथा कहीं उसके पैर का स्पर्श हो सके। यह तन जारो छार को, कहो कि पवन उड़ाए
मुक्त हिमारक उड़ पड़े, कंत धरे जहाँ पाँव। नागमती के अतिरिक्त राजा रतन सेन भी सात्विकता एवं पावनता के दर्शन होते हैं। विरह के कारण वह भौतिक कष्टों से परिपूर्ण कुछ क्षणों के लिए मृत्यु को छोड़कर देवलोक में पहुंच जाते हैं तथा सचेत होकर पुनः कहने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य बस ये था कि नागमती वियोग वर्णन के बारे में प्रश्न। पद्मावत में फारसी पद्धति के अनुरूप विरह का चित्रण हुआ है। यही कारण है पद्मावती में वर्णित विरह वर्णन भारतीय वर्णन के अनुरूप नहीं है। विरह वर्णन में विरही जनों की आंखों से आंसुओं के स्थान रक्त की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ तक कि रतन सेन भी व्यथित होकर रोने लगते हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। नैन चली रक्त की धारा, कंथा भीज भयउ रतनारा। नागमती भी कोयल के समान कूकती है। उसकी आंखों से खून के आंसू पृथ्वी पर गिरते हैं और जमीन गुंजा के ढेर लग जाते हैं। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंस घुंघोई बन बोई। जहाँ जहाँ ठाड़ होई बनवासी, तह तह होई घुघुंची के राशि। तो पद्मावती जहाँ जहाँ खड़ी होती है वहाँ वहाँ घुघुंची बन जाती है उसके आंसुओं से। इसी तरह जायसी का विरह वर्णन पद्मावत में पूरी तरह व्याप्त है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने ठीक ही लिखा है, यह ध्यान रखना, इसे अंडरलाइन कर लेना। जायसी के विरह वर्णन में वेदना एवं पीड़ा का आधिक्य है। उसमें कोमलता, सरलता और गंभीरता भी पर्याप्त मात्रा में है। खड ऋतुओं तथा 12 मास से कम रूप में प्रकृति का भी अत्यधिक सहयोग लिया है। अतिशयोक्तिपूर्ण विरह वर्णन का कथानक पर भारी पड़ा है। फिर भी कवि का यह विरह वर्णन बिहारी आदि के रीतकालीन कवियों की भांति मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। यह द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है। उसमें संवेदनशीलता एवं प्रभावोत्पादकता अधिक है। उसके प्रत्येक शब्द में हृदय को उसके प्रत्येक स्थल पर हृदय की आकुलता, टीस, तड़प, आह दर्द से भरे हुए हैं। तो यह रहा मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावती के बारे में प्रश्न। तो कैसे भी प्रश्न आए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उत्तर लिखिए। साथ साथ जो मैं बोलती जाती हूँ वैसे उत्तर लिखते जाइए। और जिस तरह से प्रश्न आए आप इसमें 3-4 तरह से प्रश्न बनाइए। एक तो जायसी के बारे में, दूसरा पद्मावत के बारे में। पद्मावत के बारे में अगर जो पूरा प्रश्न देगा कि पद्मावत के बारे में लिखना है तो आपको पूरा सबका वियोग वर्णन लिखना है, रतन सेन का, पद्मावती का और नागमती का। तो इसमें मैंने सबका दे दिया है। अगर जो एक प्रश्न आप ऐसे भी तैयार करेंगे नागमती वियोग वर्णन, तो उसमें खाली आपको नागमती का वियोग वर्णन ही दिखाना है। एक उत्तर तैयार करिए, आप प्रैक्टिस करिए और अपना खुद एक उत्तर तैयार करिए। हर जगह से सामग्री जुटाइए, एक अच्छा उत्तर तैयार करिए और उसको याद करिए और वही उत्तर आप पेपर में लिखिए। तो आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे और आप मेंस की परीक्षा भी पास कर जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के प्रश्न आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।